नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जनगणना 2027 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उसी चरण में सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आप 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना फॉर्म आसानी से घर बैठे अपने स्वयं के मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि घर बैठे आप कैसे आसानी से जनगणना 2027 का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है se-census.gov.in। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये देखिए पहला वाला ही आपको लिंक दिखाई पड़ जाता है सेल्फ इन्यूमरेशन का। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्वगणना अवधि पीरियड दिखाई पड़ जाता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके राज्य में स्वगणना की अवधि कब से कब तक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेल्फ इन्यूमरेशन HLO लॉगिन का ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा, उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। उस ऑप्शन पे आपको ये वेरीफाई एंड प्रोसीड क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने एक वेलकम नोट आ जाएगा। इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है ओके का, तो ओके को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि जिस फील्ड में स्टार लगा हुआ है वह मैंडेटरी और फील्ड है। तो यहाँ से कहता है कि नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि यहाँ पे आपको परिवार के मुखिया का नाम फिल कर देना है। यहाँ पे परिवार का मुखिया का वैलिड 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और यदि उसके पास एक ईमेल आईडी उपलब्ध है तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल कर देना है। यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। तो ये तीनों चीजें फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप परिवार की मुखिया का नाम फिल करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि एक बार नाम फिल करने के बाद इसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी नाम फिल कर रहे हैं उसको आपको सही सही फिल करना है। जैसे ही हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखाई पड़ जाता है कि ओटीपी सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है लैंग्वेज सिलेक्शन एंड ओटीपी वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेना है, जिस लैंग्वेज में आप अपना सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज दी गई है, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चयन कर लेना। चलिए हम यहाँ से हिंदी चयन कर लेते हैं। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है इस तरह से। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ता है वेरीफाई ओटीपी, इस पे क्लिक कर देना है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पे आपको रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया जाएगा। इस पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने ओटीपी फिल कर लिया है। उसके बाद हम ये वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज जो है ओपन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप जो स्वगणना फॉर्म है आप 6 स्टेट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका राज्य जो है ऑटो फिल आ चुका है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना जिला चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड फिल कर देना है इस तरह से। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे कहता है ग्राम नगर या स्थान या फिर आपको लैंडमार्क का फिल कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पे लोकेशन खोजने में सुविधा होगी। चलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर लेते हैं। इस तरह से आ चुका है। अब आने के बाद यहाँ से आपको नीचे में जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा उसमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये खोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से गूगल मैप जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अक्षांश देशांतर भी दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे आपके गुड़गांव का पूरा लोकेशन दिखाई पड़ जाएगा। अब क्या तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको लोकेशन हाईलाइट किया गया है इसी लोकेशन को आपको आपके घर के ऊपर ला करके उसको क्या कर देनी है, सेट कर देनी है। इसके लिए चाहे तो आप इसको अपने
कर्सर को इस प्रकार से जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थान की पुष्टि करने के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। तो अभी तक यहाँ पे आपको अपने गांव का नक्शा देखनी है और जूम करके देख लेना है कि कहाँ पे आपको ये दिखाई अब पड़ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आपको खोज लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो लोकेशन है आपको आपके घर के ऊपर इस प्रकार से ला करके सेट कर देना है। देखिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है इस तरह से। सेट करने के बाद यहाँ पे नीचे में कहा, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है स्थान की पुष्टि करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको कहता है सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि जनगणना मकान का विवरण, हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है। यहाँ पे कहता है देखिए, जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कहता है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे कहता है कि जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का हमको चयन करना है। यहाँ पे हमको ये विकल्प दिया गया है। अब जो भी लागू होता है आपके संबंधित घर के लिए, आपकी जनगणना मकान के लिए, उसका आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद अगला प्रश्न कहता है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान के दीवार के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का आपको चयन करना है। यदि दीवार की सामग्री जो है पहचानने योग्य नहीं है तो आपको कोई अन्य कोड दर्ज किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए, दीवार में प्रयुक्त सामग्री के लिए यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है। जो आपके मकान के लिए लागू होता है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद कहता है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री से तात्पर्य है कि मौसम के संपर्क में आने वाली बाहरी छत के लिए उपयोग में की गई सामग्री का चयन करना है, न कि अंदर की छत सीलिंग के लिए। यानी कि ऊपर में जो आपके मौसम के संपर्क में आता है उस छत से यहाँ पे अभिप्राय है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है। जो भी ऑप्शन आपके जनगणना मकान के लिए लागू होता है उसका आपको चयन कर लेना है। और ये चयन करने के बाद अगला जो प्रश्न कहता है कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, कि वो अच्छी है, रहने योग्य है, कि जीर्ण शीर्ण है। तो तीनों में से आपको एक को विकल्प का इस प्रकार से चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो यह हमसे पुष्टि मांगता है, तो हमको ओके पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक कर देना है। तो हमारा अगला स्टेप आ जाता है सामान्य जानकारी का। यहाँ पे कहता है परिवार से संबंधित जानकारी। तो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की आपको कुल संख्या फिल कर देनी है। यहाँ पे कहा गया है कि गणना करते समय सभी सामान्य निवासियों, जिसमें शिशु, बुजुर्ग सहित सभी उम्र के व्यक्तियों को हमको शामिल करना है, लेकिन आकस्मिक आगंतुकों को इसमें बाहर रखना है, क्योंकि उन्हें उनके सामान्य निवास स्थान पर गिना जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से संख्या फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे परिवार का मुखिया का नाम पहले से आपने फिल किया हुआ है तो ये ऑटो आपको फिल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में यहाँ पे आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में इस तरह से लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहता है परिवार के मुखिया का लिंग। तो आपके परिवार के मुखिया का लिंग बता देना है कि वह पुरुष है, स्त्री है, कि ट्रांसजेंडर है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है यदि अज या फिर अजज या अन्य वर्ग से है तो यहाँ पे आपको चयन करना है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अनुसूचित जाति सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म में ही हो सकती है, अन्य किसी धर्म से नहीं। जबकि अज़ किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना यहाँ पे वर्ग बता देनी है इस तरह से। उसके बाद कहता है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास जैसे कि सरकारी क्वार्टर आदि को किराए के ही मकान में माना जाएगा। मान लीजिए कि आप जॉब में है और आपके जो एम्प्लॉयर है आपको क्वार्टर उपलब्ध कराया हुआ है, तो वह आपका किराया का आवास माना जाएगा, आपके स्वयं का आवास नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको सही ऑप्शन का चयन कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। रहने योग्य
उपलब्ध कमरों की संख्या में आपको रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बगीचों की आपको गिनती नहीं करनी है, यानी कि इन सभी को छोड़ करके जो रहने योग्य कमरों की संख्या को यहाँ पे आपको फिल कर देना है इस तरह से। उसके बाद कहता है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है। उन दंपतियों की गणना की जानी है जो सामान्य निवासी है, भले ही पति और पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर क्या है, अनुपस्थित हो। तो इस तरह से ये डिटेल फिल करने के बाद फिर से आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। ये फिर से आपसे कंफर्मेशन चाहेगा तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप आ जाता है फैसिलिटी की। यहाँ पे कहता है कि परिवार की सुविधा की उपलब्धता। यहाँ पे कहता है पेयजल का मुख्य स्रोत। यदि एक परिवार दो या दो से अधिक स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करता है तो परिवार के द्वारा वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अथवा अधिक समय जिस स्रोत का उपयोग किया जाता है उसी को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए पेयजल का प्रमुख स्रोत यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपके परिवार के लिए लागू होता है उसका आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे कहता है पेयजल की उपलब्धता। यहाँ पे देखिए पेयजल का जो स्रोत है जिससे आप पानी पीते हैं वह आपके परिसर के पास है या परिसर के अंदर है, उसको आपको बता देना है। यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिसर के निकट का मतलब है कि 500 मीटर की दूरी के अंदर, और शहरी क्षेत्र के लिए परिसर का मतलब है 100 मीटर की दूरी। तो इसके अनुसार से यहाँ पे आपको बता देना है जो भी ऑप्शन आपके परिवार के लिए लागू हो रहा है, जिस जनगणना मकान का यहाँ पे आप स्वगणना फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि परिवार का मुख्य स्रोत पिछले 12 महीनों के अधिकतम समय में परिवार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रकाश के वास्तविक स्रोत का यहाँ पे आपको चयन करना है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य या फिर प्रकाश रहित। तो जो भी आपका है इसका आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है शौचालय की सुलभता। यदि आप हाँ कहते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया गया है कि केवल परिवार के लिए उपयोग होता है, कि अन्य परिवार के साथ साझे में होता है, कि सार्वजनिक शौचालय है। और यदि शौचालय उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं का चयन करने के बाद खुले में आपको टिक कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल खुले में। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछता है कि शौचालय का प्रकार। तो यहाँ पे आपको शौचालय का प्रकार बता देना है कि फ्लश या पॉर प्लस शौचालय निम्न से जुड़े हैं, कि वह पाइप सीवर पद्धति से जुड़ा हुआ है, कि सेप्टिक टैंक है, कि अन्य पद्धति से। और यदि दो गड्ढा वाला शौचालय है तो इसके लिए भी आपको दो विकल्प दिया गया है, कि स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या फिर स्लैब के बिना खुला गड्ढा। यदि एकल गड्ढा शौचालय है तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिया गया है। सर्विस शौचालय है तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिया गया है। मानव मल मूत्र हटाने के लिए या खुली नालियों का उपयोग किया जाता है तो आपको इसका चयन करना है। तो यहाँ पे शौचालय का प्रकार आपको बता देना है। फिर यहाँ पे कहता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। अपशिष्ट पानी जो आपका रसोई, स्नान घर और धुलाई से निकलने वाला जो पानी है, लेकिन शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट को इसमें शामिल नहीं करना है। वह किस नाली से जुड़ा हुआ है, कि ढकी नाली से जुड़ा है, कि खुली नाली से जुड़ा है, कि किसी भी नाली से नहीं। तो यहाँ पे आपके परिवार के संदर्भ में, आपके जनगणना मकान के संदर्भ में जो भी ऑप्शन लागू होगा उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहता है कि परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। यदि कोई परिवार परिसर के भीतर नहाने के लिए बिना छत वाला साझा बाथरूम या कक्ष उपयोग करता हो तो इसे सुविधा उपलब्ध माना जाएगा। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कि आपके पास स्नान गृह उपलब्ध है जो चारों ओर से घिरा हुआ है और ऊपर छत है, या फिर छत के बिना आता है। और यदि स्नान गृह की उपलब्धता नहीं है तो आपको नहीं का चयन करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है रसोई घर और एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, कि एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, और दूसरा ऑप्शन है कि एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। घर के भीतर तो खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं बनाते हैं, या फिर रसोई घर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिया गया है। और खाना नहीं पकाते हैं तो आपको इसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रसोई घर और एलपीजी गैस की उपलब्धता के बारे में यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके जनगणना मकान अपने परिवार के लिए लागू हो रहा है उसका आपको सटीक चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है खाना पकाने, यहाँ पे कहता है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
यहाँ पे कहता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? देखिए, यदि परिवार खाना पकाने के लिए एक से अधिक ईंधन का उपयोग करता है तो खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक या फिर प्रमुख ईंधन को दर्ज किया जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन आप उससे खाना कम बनाते हैं। यहाँ पे आपको जलाऊ लकड़ी या फिर उपले या फिर कच्चा कोयला या फिर पक्का कोयला, जो कोयला है उसका आप उपयोग करते हैं, तो इसको आपको प्राथमिक देना है जिसका उपयोग आप ज्यादा करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप जलाऊ लकड़ी का ज्यादा उपयोग करते हैं, जबकि आपके पास एलपीजी गैस उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे जलाऊ लकड़ी का चयन करना है। और यदि आप गैस से अधिक बनाते हैं तो आपको ये एलपीजी का चयन करना है। तो जिससे आप अधिक, जिस ईंधन का आप खाना बनाने के लिए अधिक उपयोग करते हैं, उसी का यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। फिर से ही आपसे पुष्टि मांगेगा तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा है परिसंपत्तियां से संबंधित है, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। तो यहाँ पे पूछता है रेडियो या फिर ट्रांसजेंडर, वह प्राथमिक उपकरण जिस पर अधिकांश सदस्य रेडियो चैनल को सुनते हैं। यदि हाँ है तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया गया है कि आप परंपरागत रेडियो से सुनते हैं, कि मोबाइल या फिर स्मार्टफोन से सुनते हैं, कि अन्य किसी उपकरण से सुनते हैं। तो जो भी परिवार के लिए लागू होता है, जनगणना मकान से संबंधित है, उसका आपको सही चुनाव कर लेना है। और यदि रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता नहीं है इन तीनों में माध्यम में से, तो आपका नहीं का चयन करना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि टेलीविजन, यदि हाँ है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से एक का चयन करना है, और नहीं है तो आपका नहीं का चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है इंटरनेट की सुविधा, यदि परिवार एक से अधिक उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है या अलग अलग सदस्य इंटरनेट के लिए अलग अलग उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको उस उपकरण का उपयोग, तो आपको उस उपकरण का विवरण देना है जो अधिकांशतः परिवार द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। यदि हाँ है तो आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, कि मोबाइल या फिर स्मार्टफोन में, कि किसी अन्य उपकरण या फिर डिवाइस में, तो तीनों में से आपका एक का चयन कर लेना है। और यदि मान लीजिए कि इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो आपका नहीं का चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, यदि है तो हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है कि टेलीफोन और मोबाइल फोन या फिर स्मार्ट फोन, यदि परिवार के पास लैंडलाइन टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल फोन और या स्मार्टफोन दोनों है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। यदि हाँ है तो या केवल लैंडलाइन है तो इसको चयन करना है, और केवल मोबाइल है तो यहाँ पे आपको चयन करना है कि स्मार्टफोन है कि अन्य साधारण फोन है। और यदि दोनों है तो आपको ये दोनों का चयन कर लेना है। फिर उसके बाद, और यदि ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं का चयन कर लेना है। फिर प्रश्न कहता है साइकिल और स्कूटर या फिर मोपेड साइकिल या फिर मोपेड की उपलब्धता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जो उपलब्ध है उसका आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। फिर कार, जीप या वैन पूछता है, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं का चयन कर लेना है। उसके बाद कहता है कि परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यदि परिवार जो है एक से अधिक अनाजों का उपभोग किया जाता है, तो आपको मुख्यतः उपभोग किए जाने वाले अनाज या उनके उत्पाद को दर्ज किया जाना है जो अधिक मात्रा में आपके द्वारा बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है, चाहे वो आपका गेहूं हो या फिर चावल हो या ज्वार बाजरा जो भी हो, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है जो केवल जनगणना प्रयोजन के लिए है। उसके बाद फिर आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाता है। जो भी डिटेल आपने फिल किया हुआ है उसको आपको एक बार जांच कर लेना है कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई है। तो इस प्रकार से आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, जानकारी आ जाएगी। इसको आपको एक बार जांच कर लेना है, पुष्टि कर लेना है कि जो भी जानकारी आपने उपलब्ध कराया है वह सही सही है। यदि आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो गया है तो यहाँ पे आपको संशोधन के लिए वापस जाए ऑप्शन पे जाकर के आप फिर से जिस फील्ड में त्रुटि हुआ है वहां पे आप करेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको ड्राफ्ट के रूप में सेव करे का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और बाद में उसको आप पुष्टि करने के बाद फाइनल सबमिट कर पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी जानकारी आपके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है वो बिल्कुल सही है, तो सीधा आप पुष्टि करें और सबमिट पर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम सीधा पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक 12 डिजिट का एक एसई नंबर आ जाता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि आपका स्वगणना पहचान संख्या एसी आईडी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और जब भी आपके यहाँ मकान सूचीकरण कार्य के लिए प्रगणक आपके घर आएंगे तो आपको प्रगणक को यह आईडी आपको उनको प्रोवाइड करा देना है। यह
यह जो आईडी है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने प्रदान किया हुआ है उस पर भी भेज दिया गया है। तो इसके थ्रू आप आसानी से अपने जो प्रोडक्ट आएंगे उसको जो है इस आईडी नंबर को फिल करने के बाद आपके डाटा को एक बार जांच करेंगे, उसके बाद उनको वो वेरीफाई कर देंगे। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जनगणना 2027 के लिए सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म यानी कि स्वगणना फॉर्म आसानी से घर बैठे बहुत ही कम समय में सरल जानकारी के साथ आसानी से फिल कर पाएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।